डन। माइक चल रहा है ना? ओके। शाम वाली गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का, वेलकम है सभी का। ज्वाइन करिए फटाफट, क्लास शुरू करते हैं। आपको कंटिन्यू करते हैं अपने पुराने चैप्टर को। और हमारा पुराना चैप्टर कौन सा है? आई होप यू वेल रिमेम्बर कि हम कहाँ पे थे। विक्टोरियन पर हम थे, और विक्टोरियन नॉवलिस्ट्स में एक नॉवलिस्ट हमने क्लियर भी कर लिया था, और उस पर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और उस नॉवलिस्ट का नाम था चार्ल्स डिकेंस, है ना? चार्ल्स डिकेंस को कवर कर लिया था आपने। आज हम चार्ल्स डिकेंस के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे ही चार्ल्स डिकेंस के आगे कंटिन्यू करने की बात करते हैं, तैसे एक बहुत बड़ा सा ग्रुप आता है, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्टे सिस्टर्स कहते हैं। ब्रॉन्टे सिस्टर्स आती हैं, और आज हम इन ब्रॉन्टे सिस्टर्स की नॉवेल्स पर ही डिस्कस करेंगे। इन्हीं पर हम बात करेंगे कि वो ब्रॉन्टे सिस्टर्स कौन कौन सी हैं, और ब्रॉन्टे सिस्टर के नॉवेल्स कौन कौन से हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं। ये सब बातें आज आपको इसी क्लास में करनी है, और इसीलिए कह रहा हूँ फटाफट ज्वाइन करिए क्लास, और फिर हम ब्रॉन्टे सिस्टर्स को शुरू करते हैं। कहीं आपका कुछ छूट ना जाए, कोई पोर्शन, कोई क्वेश्चन रह ना जाए, इसलिए यू हैव टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, राइट? और अगर आप ऑन टाइम है, इट मींस यू आर you were eagerly in fact waiting for the class. If you are on time, someone has joined the class, please mark your attendance. The excessive interest जिसकी हम बात कर रहे हैं in the Bronte sisters, shown by enthusiasts, shown by us, has produced an impression of their importance which is out of all proportion to their merits. The peculiar circumstances of their life and work hardly justify the amount of attention devoted to them in these and special studies. असल में ब्रॉन्टी एक फैमिली का नाम था, एंड ब्रॉन्टी फैमिली हैड 6 चिल्ड्रेन. ब्रॉन्टी फैमिली हैड 6 चिल्ड्रेन, 5 डॉटर्स थी उसमें, और 5 डॉटर्स जो थी ब्रॉन्टी में, उनमें नाम था मारिया, मारिया के बाद एलिजाबेथ, मारिया, एलिजाबेथ, शार्लोट, एमिली, एनी, और एक बेटा भी था, और उसका नाम था ब्रैनवेल, राइट? ये 6 मेंबर्स थे ब्रॉन्टी फैमिली में, राइट? ब्रॉन्टी फैमिली में these were the 6 members, 5 daughters, Maria, Elizabeth, Charlotte, Emily, Annie, and the son Branwell, राइट? और इनके जो फादर थे वो आयरिश ओरिजिन के थे। आयरिश ओरिजिन का मतलब कि आयरलैंड से थे, and he was a person of Haworth in a lonely moorland district of यॉर्कशायर. कहाँ पे था इनका घर? यॉर्कशायर में एक मूरलैंड है, वहीं पर इनका घर हुआ करते था। एक बहुत ही ग्लूमी, सेल्फ सेंटर्ड टाइप आदमी हुआ करते थे ये, और ये हार्थ में अपने डेथ तक, 1861 में इनकी डेथ होती है, तब तक वो उसी घर में रहे, सर्वाइविंग ऑल हिज चिल्ड्रेन। और इनकी जो चिल्ड्रेन की माँ थी, उसकी डेथ हो गई थी, और एक आंट ने इन सब का देखभाल किया था। और जब माँ नहीं होती है तो बच्चों की क्या हालत होती है? द चिल्ड्रेन लिव्ड एन आइसोलेटेड लाइफ, cut off from society, and diverted themselves with roaming the wild moors and writing. 3 elder girls were sent to a charity school for the daughters of clergymen. What this school was like may be guessed from the fact that
मारिया एंड एलिजाबेथ, ये जो दोनों थी, ये दोनों अपने स्कूल में ही मर गई थी। दे डाइड ऑफ, कैसे मरी थी? दे डाइड ऑफ मेल न्यूट्रिशन, कोल्ड एंड निग्लेक्ट। एंड शार्लॉट जो थी तीसरी वाली, शी हैड अ नैरो स्केप, किसी तरीके से बची थी। और इस सब की कहानी आप देखोगे, शार्लॉट ब्रॉन्टी की एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल अभी आएगी, जेन आयर, उसमें आपको मिलेगा। शार्लॉट जब 15 साल की थी, दूसरे स्कूल में उसको भेज दिया गया जहां पर वो टीचर हो गई, राइट। और उसी स्कूल में ये दोनों बहनें एमिली और एनी जो है स्टूडेंट थी, और शार्लॉट वहीं पर टीचर थी। आफ्टर ट्राइंग स्कूल टीचिंग एंड गवर्नेसिंग, द गर्ल्स थॉट ऑफ ओपनिंग ए स्कूल ऑफ देयर ओन, उन्हें खुद अपना स्कूल ओपन करना था। आज दिस रिक्वायर्ड अ नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। शार्लोट एंड एमिली जो है ये दोनों ब्रसेल्स गई, जहां पर उन्होंने प्रोफेसर हेगर के इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहां पर कई भाषाएं सीखी। और कुछ दिन के बाद आंट जो इनकी टेक केयर कर रही थी उसकी भी डेथ हो गई, और इसलिए इन सबको घर वापस आ जाना पड़ा। एमिली टुक ओवर household duties and Charlotte returned to Brussels as teacher of English in the higher Ahegers Institute। और वहीं पर उसे हेगर से प्यार हो जाता है, राइट। यद्यपि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, और आफ्टर ईयर और सो शार्लॉट अपने घर वापस आ जाती है, बिल्कुल अनहैप्पी। और यही कहानी जेन आयर में आपको मिलेगी। तो जब हम ब्रांटी फैमिली की बात किए तो ये 5 लोग हो गए, और इन 5 में से जो नॉवलिस्ट हैं 3, उनको हम ब्रांटी सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। और वो ब्रांटी सिस्टर्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। द 3 सिस्टर्स जो हैं, जिनको ब्रांटी सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जी साक्षी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, राइट। वो ब्रांटी सिस्टर्स में कौन कौन सी हैं? तो शार्लॉट ब्रांटे, एमिली ब्रांटे और एनी ब्रांटे। एनी सबसे छोटी है और शार्लॉट सबसे बड़ी, और एमिली बीच में है। 2 डॉटर मैरी और एलिजाबेथ, इनकी डेथ हो चुकी थी। जी भावना, वेरी वेरी गुड इवनिंग, राइट। ये 3 सिस्टर्स हैं, शार्लॉट, एमिली और एनी, जिनको ब्रांटी सिस्टर्स कहा जाता है। और इन तीनों बहनें एक तो राइटर्स थी, और तीनों ने मिलकर के अपने नेम्स चेंज करे थे। मेल नेम इन्होंने अपना रख लिया था, जिसको सूडोनिम कहा जाता है। और एक ये भी क्वेश्चन पेपर में बनता है कि किसका सूडोनिम क्या है। शार्लोट इज नोन एज करेर बेल, एमिली इज नोन एज एलिस बेल, एंड एनी ब्रांटे इज नोन एज एक्टन बेल, राइट। एमिली ब्रांटे ने अपना नाम क्या रख लिया? एलिस बेल। शार्लोट ब्रांटे ने करेर बेल, और एनी ब्रांटे ने एक्टन बेल। ध्यान रखिएगा, देखिए, शार्लोट करेर, एमिली ब्रांटे, इसने क्या नाम रखा अपना? एलिस बेल। और एनी ब्रांटे, इसने क्या नाम रखा? एक्टन बेल। सी से सी, ई से ई और ए से ए, ये तीनों लोगों ने अपने नेम्स रखे थे सूडोनिम्स। ऑलराइट, क्लियर है ना कि एमिली ब्रॉन्टे जो थी, द सूडोनिम ऑफ एमिली ब्रॉन्टे वाज एलिस बेल, द सूडोनिम ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे वाज करेर बेल, एंड द सूडोनिम ऑफ एनी ब्रॉन्टे वाज एक्टन बेल। ऑलराइट, ये 3 सिस्टर्स थी, और इन तीनों ने मिलकर के जो सबसे पहला काम किया, तीनों ने मिलकर के एक पोएट्री की बुक पब्लिश की, और उस पोएट्री के बुक का नाम था पोएम्स बाय करेर, एलिस एंड एक्टन। करेर, एलिस एंड एक्टन बेल, ये इनका पोएटिक वॉल्यूम था।
और ये पोइट्री का वॉल्यूम 1846 में पब्लिश हुआ था। नीतू गुड इवनिंग सर, क्लास का टाइम आ रहा था 6 बजे, आज भी लाइव नहीं ले पाते सर। अरे नहीं, मुझे तो 5 o'clock की ही इंफॉर्मेशन थी और इसीलिए तो 5 o'clock पे शुरू हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आ गए ना। ये तीनों बहनों ने इसमें पोएम्स अपनी पब्लिश करवाई। यद्यपि इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, सिर्फ एमिली ब्रांटी की जो पोएम्स थी उसी में ही थोड़ा पोएटिक फायर था, बाकी किसी में नहीं। और हर पोएम्स हैव ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड, देन द गर्ल्स टुक टू नॉवेल राइटिंग। तीनों ने फिर नॉवेल पर फोकस करने शुरू किया, नॉवेल्स लिखना शुरू किया। ये तीनों सिस्टर्स हैं और ये इनकी तीनों की इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। एमिली ब्रांटी की नॉवेल वुदरिंग हाइट्स, शार्लोट ब्रांटी की नॉवेल जेन आयर और एने ब्रांटी की नॉवेल द टेनेंट ऑफ वाइल्डफील्ड हॉल। ऑलराइट, नहीं पक्का नहीं बोलूंगा नहीं तो। राइट, शार्लोट्स फर्स्ट नॉवेल was The Professor, and The Professor could not get into print. Then came Jane Eyre in 1847, on which her fame rests. And Jane Eyre is a personal record of trials and sufferings relieved towards the end by the pathetic romance of the heroines marrying the blind and crippled hero. पहले बात करते हैं एमिली की नॉवेल की और फिर आते हैं लौट करके शार्लॉट की नॉवेल पर। शार्लॉट ब्रांटे की नॉवेल 1847 में आई थी और एमिली की नॉवेल भी उसी साल आई थी और एमिली की नॉवेल का नाम था वुदरिंग हाइट्स। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों ने पहले वुदरिंग हाइट्स पढ़ रखा है? जी भावना, गुड इवनिंग। कितने लोगों ने पहले वुदरिंग हाइट्स पढ़ रखा है? ईमानदारी से बताइएगा। फिर मैं आपको भी पूरी स्टोरी बताता हूं वुदरिंग हाइट्स की। यॉर्कशायर के मूरलैंड पर इनका घर था और वहीं पर ये नॉवेल सेट है। और 3 जनरेशन की सागा है, 3 जनरेशन सागा है। अर्नशाज एंड लिंटन ये 2 प्रोमिनेंट फॉर्म होल्डर्स हैं और इन्हीं के फॉर्म पर पूरी नॉवेल सेट होती है और उनके रिलेशनशिप पर नॉवेल रोमांटिसिज्म और गोथिक फिक्शन दोनों से प्रभावित है। और आइए, ये पूरी फैमिली है, फैमिली ट्री जिसे हम कह रहे हैं 3 जनरेशन की। ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है और ये तीसरी जनरेशन है। और ऐसी नॉवेल्स को क्या कहा जाता है? ऐसी नॉवेल्स को सागा कहा जाता है, फैमिली सागा। फैमिली सागा कहा जाता है इसको, पूरे फैमिली की स्टोरी होती है। तो ये 3 फैमिली है, मिस्टर अर्नशा और मिस्टर अर्नशा। इनके बच्चे हैं फ्रांसिस, हिंडले,
सॉरी हिंडले और कैथरीन, और हिंडले की शादी होती है फ्रांसिस से और कैथरीन की शादी होती है एडगर लिंटन से। मिस्टर लिंटन और मिसेस लिंटन के ये दो बेटे हैं, एडगर और इसाबेला, और इसाबेला की शादी किससे होती है? पहले एडगर लिंटन से और फिर हीथ क्लिफ से, और ये तीसरी जनरेशन है, ये थर्ड पीढ़ी है इनकी। जी नहीं अतुल कुमार जी, 30 अप्रैल के बाद आज पहली क्लास हो रही है। राइट आफ्टर 30th अप्रैल दिस इज द फर्स्ट क्लास। आइए स्टोरी पर आते हैं। वुदरिंग हाइट्स के खूब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं इस नावल से। वुदरिंग हाइट्स है क्या बेसिकली? वुदरिंग हाइट्स एक फार्म हाउस, और इस फार्म हाउस है कहां पर? यॉर्कशायर में। और सेटिंग जो है नावल की वो है अर्ली 19th सेंचुरी। and the novel is the mixture of romanticism and गोथिक रोमांस जिसे आप कहते हो। इस वदरिंग हाइट्स का जो ओनर है उसका नाम है मिस्टर अर्नशा। मिस्टर अर्नशा एक दिन बाहर गए होते हैं और रास्ते में उनको एक बच्चा मिलता है और उसका नाम होता है हीथ क्लिफ। हीथक्लिफ एक फाउंडलिंग होता है और रास्ते में इसको मिल जाता है, उसको उठा लाते हैं। एक जगह होती है लिवरपूल, राइट। मिस्टर एंडशा ब्रिंग्स होम अ डर्टी ragged foundling Heathcliff picked from the slums of Liverpool। मिस्टर एंडशा जो है he is very fond of the child, लेकिन मिस्टर एंडशा का जो रियल बेटा होता है उसका नाम होता है हिंडले, और अर्नशा की एक डॉटर होती है और उस डॉटर का नाम होता है कैथरीन। ये अर्नशा के रियल चिल्ड्रन है। हिंडले उसका बेटा है जो ही हेट्स हीथक्लिफ एंड बुलीज हिम। बुली का मतलब समझ रहे हो ना, बुली क्या करता है, उसको परेशान करता रहता है। द यंगर अर्नशा चाइल्ड कैथरीन however is drawn towards him and they become fast friends। कैथरीन और हीथक्लिफ की दोस्ती हो जाती है। दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द हाउसकीपर। हाउसकीपर जो है उसका नाम है नेली। नेली उनका ख्याल रखती है। एक एजेड सर्वेंट है और एक बंदा है जोसेफ। ये दोनों तीनों बच्चों का ख्याल रखते हैं।
मिस्टर हिंडले जब उसको बुली करता है, टीज करता है, तो एक दिन अर्निशा उससे नाराज हो जाते हैं और नाराज होने का रिजल्ट क्या होता है, उसको स्कूल भेज दिया जाता है। थोड़े दिन के बाद अर्निशा की डेथ हो जाती है और जब अर्निशा की डेथ हो जाती है, हिंडले was called from the school and he becomes the owner of Wuthering Heights. Wuthering Heights का ये ओनर हो जाता है, मालिक हो जाता है। और जब Wuthering Heights का मालिक हो जाता है तो अब तो हीथक्लिफ का बहुत बुरा समय आ जाता है। He did everything to insult and degrade Heathcliff. He dismisses his tutor and reduces him to the position of a serf. Catherine and Heathcliff दोनों इसका विरोध करते हैं। They join in rebellion against Hindley. हिंडले ने शादी भी कर ली है अब और उसका एक बेटा भी हो गया है। एक दिन हिंडले की वाइफ की डेथ हो जाती है और हिंडले के वाइफ की जो डेथ होती है, इतना दुखी होता है वो कि गम को भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर देता है, ड्रंकर्ड बन जाता है। मीनवाइल Heathcliff develops into a tall black-browed youth and Catherine into a beautiful girl, vivacious, willful and passionate. Their common hatred जो है वो है Hindley. Their common hatred for Hindley is a bond of union which is not simply love in the ordinary sexual sense but complete emotional and spiritual identification. और इसके बावजूद भी कैथरीन हीथक्लिफ को धोखा दे देती है और शादी कर लेती है एक दूसरे व्यक्ति से, और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसका अपना फार्म हाउस है और उसके फार्म हाउस का नाम है थ्रसक्रॉस ग्रेंज। और हुआ क्या है, एक दिन हीथक्लिफ और कैथरीन दोनों घूमने निकले हैं और कैथरीन वाज बिटेन बाय ए डॉग, और वहां पे जो नियरेस्ट कोई व्यक्ति रहता है वो थ्रसक्रॉस ग्रेंज जगह है और ये भी एक फार्म हाउस है। यहां पर कौन रहता है, ये एडगर लिंटन यहां पे रहता है। एडगर लिंटन और एडगर लिंटन की सिस्टर है इजाबेला लिंटन, ये यहां रहते हैं। तो थोड़े दिन के लिए कैथरीन एडगर लिंटन के पास रुक जाती है अपने ट्रीटमेंट के लिए। हीथक्लिफ वापस चला आता है और वहीं पर कैथरीन फॉल्स इन लव विद एडगर लिंटन। एडगर लिंटन इज अ मास्टर ऑफ द नेबरिंग थ्रसक्रॉस ग्रेंज। ही इज कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड पर्सन, और हीथक्लिफ जो होता है वो वाइल्ड होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, और इसीलिए कैथरीन बीट्रेज हीथक्लिफ बाय मैरिंग एडगर लिंटन। The first 6 months of her married life are happy and peaceful. Then suddenly Heathcliff reappears, who had disappeared 3 years previously on hearing of Catherine's engagement to Edgar Linton. अब पूरी तरीके से मैनहुड तक ग्रो हो गया है। He has better manners and is well provided with money. Catherine हीथक्लिफ को देखकर बहुत खुश होती है, बट हीथक्लिफ जब कंटिन्यूअसली उसके घर आना शुरू करता है तो इसको एडगर लिंटन को अच्छा नहीं लगता। हिज विजिट्स मेक हिम अनईजी एंड एंग्री, फॉर हीथक्लिफ ट्रीट्स हिम विद अनकंसील्ड कंटेम्प्ट।
एडगर की सिस्टर होती है इसाबेला, और इसाबेला इज इन्फैचुएटेड विद हीथक्लिफ, and in spite of several warnings from Edgar and Catherine, she elopes with Heathcliff. Heathcliff has two burning passions. उसको बदला लेना है, दो बर्निंग पैशंस जो हैं उसके, his love for Catherine and hatred for his enemies. He has now a hold on both Hindley and Edgar, who has deprived him of his Catherine. ये शराब पीने लगा है और इसकी सारी प्रॉपर्टी हीथक्लिफ के पास आ गई है, और एडगर की सिस्टर इसाबेला के साथ इलोपमेंट कर लेता है, तो हीथक्लिफ के दोनों हाथ में लड्डू है अब. He has a hold on both Hindley and Edgar. He ruins Hindley by indulging his twin tastes for drinking and gambling until Hindley mortgages all his property to Heathcliff in payment of his gambling debts. पूरी प्रॉपर्टी Heathcliff मॉर्टगेज पर ले लेता है हिंडले के, और उसका सारा कर्ज चुका देता है जो उसने गैम्बलिंग में लिया था. His scheme of revenge on the Lintons begins with his marriage. किससे मैरिज करता है? इसाबेला से. He treats her with the greatest brutality. खूब पिटाई करता है इसकी, और इतना ही नहीं, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है. She locks herself up in a room with the drink-sodden Hindley. In the meanwhile, there is a terrible scene at Thrushcross Grange between Catherine, Heathcliff and Edgar. होता क्या है, एक दिन एडगर चर्च से लौट रहा होता है और देखता है कि कैथरीन एंड हीथक्लिफ आर इन ईच अदर्स आर्म्स. Blows are struck and Heathcliff is forbidden the house. That very night, Catherine gives birth to a 7 months child. एक 7 महीने की बेटी को जन्म देती है और वो मर जाती है. कौन? कैथरीन. In default of male heir, the Linton property will go to Isabella and her children. कैथरीन और एडगर की एक डॉटर होती है, और डॉटर होते ही कैथरीन की डेथ हो जाती है. मेल हेयर कोई होता नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ अब पूरी प्रॉपर्टी इसाबेला के पास पहुंच जाती है, और इसाबेला ने किससे शादी किया है? हीथक्लिफ से, और इस तरह से हीथक्लिफ थ्रशक्रॉस ग्रेंज का भी मालिक बन बैठता है. और इतना तो पब्लिक स्फेयर पे होता है. हीथक्लिफ पूरी तरीके से टूट जाता है जब पता चलता है कैथरीन की डेथ हो गई है. मैडेंड विद ग्रीफ, ही बिकम्स मोर ब्रूटल टू इसाबेला until she escapes and settles in the south, where after some months a son is born to her. तो कैथरीन और एडगर की जो डॉटर होती है उसका नाम रखा जाता है कैथी, और इसाबेला और हीथक्लिफ से भी एक बेटा होता है. हिंडले की डेथ हो जाती है. हीथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स का मास्टर हो जाता है, और ही डिग्रेड्स हिंडले. हिंडले का जो सन होता है उसका नाम होता है हैरिटन. राइट, इसके साथ भी बहुत मिसबिहेव करता है, बट नथिंग दैट हीथक्लिफ्स मार्वेलस malevolence can do deprives the boy of his native intelligence and good instincts. कैथरीन की जो डॉटर है कैथी, वो धीरे धीरे बड़ी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, और बिल्कुल अपने माँ की तरह ही. इसाबेला की डेथ हो जाती है, और जो उसका बेटा होता है इसाबेला और हीथक्लिफ का, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है
लिंटन हीथक्लिफ। वो बहुत बीमार होता है, 16 साल का हो गया है और अब उसको भी वापस ले आया जाता है वदरिंग हाइट्स पर। लिंटन और कैथी यहीं पर इनकी मुलाकात होती है और दे बिकम अटैच्ड टू ईच अदर। एडगर, ignorant of Linton's poor health, does not object to the proposal of their marriage. एडगर अकेला करे क्या बेचारा, ये कैथी और लिंटन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। However, Heathcliff wants to hurry the marriage for fear, और फियर किस बात का है, लेस्ट हिज सन शुड डाई बिफोर एडगर, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बेटे की डेथ हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत सिकली सन है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ एडगर्स इलनेस, Heathcliff kidnaps Cathy and marries her to Linton. She returns to Thrushcross Grange just in time for Edgar dies soon after. थोड़े दिन में जो है एडगर लिंटन की भी डेथ हो जाती है। एडगर की डेथ से क्या होता है, थ्रसक्रॉस ग्रेंज का भी ओनर हो जाता है हीथक्लिफ। ही ब्रिंग्स कैथी बैक टू वदरिंग हाइट्स वेयर लिंटन्स कंडीशन डिटेरियोरेट्स बिकॉज हीथक्लिफ now stops doctor's attendance on him. Cathy alone nurses him, but he dies not long after his father-in-law. Being now in full possession of his enemy's properties and having their representatives completely in his power, Heathcliff का जो preoccupation है with Catherine gains overwhelming ascendancy. While Edgar's grave is being dug beside Catherine's, he goes to the churchyard at night, opens her coffin for the last time, looks on her face. He tells Nellie that since her death he has been straining to reach out to her spirit, but though she seems almost within reach, she always eludes him. धीरे धीरे क्या होता है कि he becomes more and more queer, withdrawn and solitary. कैथरीन की जो बेटी है कैथी, उसका हस्बैंड जो था लिंटन, उसकी डेथ हो चुकी है। तो कैथी एंड हैरिटन ये जो दोनों हैं, दे fall in love with each other. Cathy starts teaching him to read when one day Heathcliff पिटाई कर देता है कैथी की। हैरिटन आता है, उसको डिफेंड करता है और इससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन रिलेशनशिप विद कैथरीन। ही लूजेस ऑल हिज विल फॉर रिवेंज। वन मॉर्निंग अ लिटिल लेटर ही इज फाउंड डेड इन कैथरीन्स रूम। राइट, एक दिन जो है कैथरीन के ही रूम में उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। राइट, इतनी ही छोटी सी स्टोरी है, इतनी ही नहीं है, अभी और आगे भी है। कैथरीन एंड हैरिटन आर गोइंग टू मैरी एंड लिव एट थ्रसक्रॉस ग्रेंज और देयर आर स्ट्रेंज टेल्स इन द विलेज। कहानियां कई सारी हैं, गांव में घूमती हैं हीथक्लिफ और कैथरीन के बारे में। और एक ये भी कहानी है कि Heathcliff and Catherine have been seen roaming the moors at night. In point of construction, the novel is perfect. The bulk of the story is narrated by Nellie to Lockwood. Narration पर अगर बात करें तो दो नरेटर जो मेन है, एक नरेटर है लॉकवुड और दूसरा नरेटर है नेली। स्टोरी शुरू कहां से होती है वो अब जान लीजिए। स्टोरी शुरू होती है 1801 से। लॉकवुड एक जेंटलमैन होता है लंदन का और वो थ्रसक्रॉस ग्रेंज का टेनेंट होता है, किराएदार होता है। एक दिन अपने लॉर्ड हीथक्लिफ को विजिट करने वदरिंग हाइट्स गया होता है। He is rudely received and is intrigued by the queer household
which besides Heathcliff consists of Zillah the housekeeper, the rude servant Joseph और uncouth Hareton and Cathy। और लौटते वक्त तूफान आ जाता है रास्ते में, इसलिए उसको वहीं पे रुकना पड़ता है लॉकवुड को, और लॉकवुड को कैथरीन के रूम में ही सुला दिया जाता है। और उस रूम में क्या होता है, हियर्स अ टैपिंग साउंड ऑन द केसमेंट विंडो, थिंकिंग इट इज अ ब्रीच ऑफ सॉरी क्या उसको लगता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ ट्री, एंड फेलिंग टू ओपन द केसमेंट ही ब्रेक्स द ग्लास पेन and puts out his hand to catch the branch. Instead, his fingers close on a little icy chill hand. He tries to withdraw his hand, but the cold hand clings to it and a child's voice cries. एक बच्चे की आवाज लॉकवुड को सुनाई देती है, और आवाज क्या कहती है कि लेट मी इन, I am Catherine Linton. मैं कैथरीन लिंटन हूं, मुझे अंदर आने दो। ये गोथिक इंपैक्ट है, ये लॉकवुड को सुनाई देता है। लॉकवुड पूरी तरीके से डर जाता है। He rubs the child's wrist on the broken pane until it bleeds. Still unable to shake off the hand, he screams. चिल्लाता है जोर से, और चिल्लाने से क्या होता है कि आवाज हीथक्लिफ के रूम तक पहुंचती है, और हीथक्लिफ दौड़ करके उस रूम में आता है, और जब वहां देखता है कि यहां पर लॉकवुड है तो बहुत नाराज होता है। एंड बट आफ्टर लिसनिंग टू द ड्रीम ही बिकम्स ग्रेटली एजिटेटेड एंड रशिंग टू द विंडो शाउट्स, चिल्लाता है जोर जोर से, और क्या कहता है, कैथी कम इन, कैथी कम इन, कम इन, ये जोर जोर से हीथक्लिफ चिल्लाता है। लॉकवुड सुबह होती है, वहां से लौट आता है थ्रस क्रॉस ग्रेंज पर, seized with a chill and relates his strange experience to नेली। नेली को पूरी कहानी सुनाता है क्या उसके साथ हुआ है, और पूछता है फिर ये सब कौन थे कैथी। तो फिर नेली शुरू करती है पूरी स्टोरी सुनाना। देन नेली नरेट्स द स्टोरी ऑफ वदरिंग हाइट्स, राइट, पूरी स्टोरी फिर वदरिंग हाइट्स की ये सुनाती है, और जो स्टोरी सुनाती है ये वही पूरी नॉवेल है जिसका नाम है वदरिंग हाइट्स। क्लियर है कि नहीं, बताइए स्टोरी। ये एक बाल्ड आउटलाइन थी ऑफ दिस हिस्ट्री, एंड इट कैन गिव नो एडिक्वेट आइडिया ऑफ द टेरिफाइंग क्वालिटी ऑफ द बुक। इट इज अ वेरिटेबल नाइटमेयर। द बुक हैज बीन वेरियसली जज्ड। अलग अलग लोग अलग अलग जजिंग करते हैं। कुछ ने तो कहा है कि ये उतने ही इंपॉर्टेंट था जितने की किंग लियर था। Others have dismissed this as an absurd horror story. Heathcliff is not a man but a monster. He is incredible. विक्टोरियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हीथक्लिफ का जो रिवेंज है ये किसका सिंबल है? इट इज सिंबॉलिक ऑफ क्लास वॉर बिटवीन द प्रिविलेज्ड एंड द अंडर प्रिविलेज्ड, अनप्रिविलेज्ड। हीथक्लिफ अनप्रिविलेज्ड होता है, कैथरीन प्रिविलेज्ड होती है, और इसीलिए फाइनली जब मैरिज का नंबर आता है तो शी प्रेफर्स, कैसी फैमिली को प्रेफर करती है? अ कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड फैमिली को वो प्रेफर करती है। ऑल राइट,
क्लियर? ओके नीतू, एनीबॉडी एल्स, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? हेथक्लिफ कौन है? हेथक्लिफ is a foundling from Liverpool who is taken by Mr. Earnshaw to Wuthering Heights, where he is reluctantly cared for by the family and spoiled by his adopted father. He and Catherine Earnshaw grow close, and their love is the central theme of the first volume. His revenge against the man she chooses to marry and its consequences are the central theme of the second volume. Heathcliff has been considered a Byronic hero. और Byronic hero कौन होता है नीतू? अतुल जी, who is called the Byronic hero? एक हीरो बायरन ने कॉइन किया था अपने पोयम के लिए। बायरनिक हीरो जो होते हैं, दे आर एरोगेंट, इंटेलिजेंट, educated outcasts who somehow balance their cynicism and self-destructive tendencies with a mysterious magnetism and attraction, particularly for heroines. The Byronic hero is a type of character inspired by the life and work of Lord Byron. बायरनिक हीरो के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। चाइल्ड हरोल्ड्स पिलग्रिमेज पोएम थी लॉर्ड बायरन की, वहीं पर उन्होंने इन्वेंट किया था इस हीरो को। अगर आपने शेरलॉक होम्स पढ़ा होगा तो शेरलॉक होम्स भी एक बायरोनिक हीरो है। ड्यू टू हिज ग्रेट इंटेलिजेंस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रग यूज एंड एरोगेंस। ऑल राइट जी, fictional character who is a moody, brooding rebel, often one haunted by a dark secret from his past. Shabash Neetu, well done. So let's go ahead. Nelly Dean is the narrator. There are two narrators, Nelly Dean and Lockwood.
The main narrator of the novel, Nelly, is a servant to the three generations of the Earnshaws and two of the Linton family. Humbly born, she regards herself nevertheless as Hindley's foster sister. They are the same age and her mother is his nurse. She lives and works among the rough inhabitants of Wuthering Heights, but is well read, and she also experiences the more genteel manners of Thrushcross Grange. Mr. Lockwood is the first narrator. Now come to the next novelist of consequence, of significance, और वो है शार्लॉट ब्रॉन्टे, जो लिखती थी अपने सूडोनिम करेर बेल के नेम से। ठीक, शार्लॉट ब्रॉन्टे करेर बेल के नेम से लिखती थी, और ये उसकी नॉवेल का नाम है ओरिजिनली पब्लिश्ड जेन आयर एंड ऑटोबायोग्राफी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द नॉवेल जेन आयर। और वास्तव में द नॉवेल इज ऑटोबायोग्राफिकल, पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम करेर बेल। कब पब्लिश हुई थी? इन द सेम ईयर व्हेन वुथरिंग हाइट्स वाज पब्लिश्ड इन 1847। जेन आयर एक बिल्डंग्सरोमा है। बिल्डंग्सरोमा क्या होता है? एजुकेशनल नॉवेल, या इसी को डेवलपमेंटल नॉवेल कहा जाता है, या इसी को कमिंग ऑफ एज स्टोरी कहते हैं। कमिंग ऑफ एज स्टोरी इसी को कहा जाता है। रोमा वर्ड है बिल्डंग्स रोमा। बिल्डंग्स रोमा का मतलब अ नॉवेल दैट बिल्ड्स अप द कैरेक्टर, राइट, उसी को बिल्डंग्स रोमा कहा जाता है। एक क्वेश्चन ही से और जानिए, एपिनिमस क्या होता है? एपिनिमस हीरोइन लिखा है, ये कैसी हीरोइन होती है? एपिनिमस हीरो होता है, एपिनिमस हीरोइन होती है, बताइए। एपिनिमस हीरो या एपिनिमस हीरोइन किसको कहा जाता है? जो टाइटल कैरेक्टर होता है। जैसे ये टाइटल कैरेक्टर है जेन आयर, तो जेन आयर हीरोइन है, ये एपिनिमस हीरोइन है। जैसे शेक्सपियर के प्ले की बात करें हैमलेट, तो हैमलेट हीरो है और उसी के नाम पर बुक है, इसलिए उसको एपिनिमस हीरो कहा जाएगा, राइट। द नेम ऑफ द बुक जो है वो ऑन द नेम ऑफ द कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट होती है, उसी को एपिनिमस कहा जाता है। ऑल राइट, Charlotte Bronte has been called the first historian of the private consciousness। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, समझिएगा इसको ध्यान से। The first historian of the private consciousness, शार्लॉट ब्रॉन्टी को कहा जाता है। और शार्लॉट ब्रॉन्टी को लिटरेरी एंसेस्टर्स कहा जाता है। कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट का लिटरेरी एंसेस्टर है वो, जैसे कि मार्शल प्राउस्ट और जेम्स जॉयस की। राइट, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द प्राइवेट कॉन्शियसनेस।
ऑल राइट। The novel has 5 distinct stages, और वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एपिनेमस हीरोइन का चाइल्डहुड गेटशेड हॉल में, जहां पर वो इमोशनली और फिजिकली अब्यूज की जाती है अपनी आंट और अपने कजन से। फिर वो स्कूल भेज दी जाती है, लोवुड स्कूल, जहां पर उसको फ्रेंड्स मिलते हैं, रोल मॉडल्स मिलते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी होती है। और फिर वहां से थॉर्नफील्ड हॉल जाती है नौकरी करने गवर्नेस के रूप में, और वहां पर शी फॉल्स इन लव विद एडवर्ड फेयरफॉक्स रोचेस्टर। और फिर वहां से मूर हाउस, ड्यूरिंग विच हर अर्नेस्ट बट कोल्ड क्लर्गीमैन कजन सेंट जॉन रिवर्स प्रपोजेस टू हर, और अल्टीमेटली लौट आती है फिर से अपने बिलवेड के पास, रोचेस्टर के पास, और उसी से शादी करती है। तो ये 5 स्टेजेस हैं। एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर। स्टोरी की बात करें तो बिल्डिंग्स रोमा है ये, और जब नॉवेल ओपन होती है तो हम देखते हैं कि जेन आयर एक ऑर्फन होती है, 10 साल की लड़की है, ऑर्फन है, टोटली इलिटरेट है, और अपने आंट के यहां पर रहती है। और आंट के जो बच्चे हैं, दे एक्सक्लूड हर फ्रॉम गेम्स एंड अदर इंजॉयमेंट्स। जेन इज अ गर्ल ऑफ स्पिरिट। क्या करती है, एक दिन जब उसकी पिटाई होती है, आंट उसकी पिटाई करती है, कजन पिटाई करती है, तो वन डे व्हेन शी इज अनजस्टली पनिश्ड फॉर बीइंग डिसीटफुल, शी डिफाइज द आंट एंड इज सेंट टू लोवुड स्कूल। बच्चों की पिटाई कर देती है वो, और पनिशमेंट क्या मिलता है कि उसको स्कूल भेज दिया जाता है। जी प्रेम बता, नमस्ते। और जिस स्कूल को भेजा जाता है वो है लोवुड इंस्टीट्यूट। नाम ही देखे कितना लो है। लोवुड इंस्टीट्यूट एज पनिशमेंट भेज दी जाती है, और जब यहां पर पहुंचती है तो लाइफ वैसे उसकी बहुत प्रिकैरियस थी, कोई इंप्रूवमेंट यहां भी नहीं होता। यहां पर तो पेट भर का खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, एंड सब्जेक्टेड टू रिगरस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अमंग 80 चिल्ड्रेन, शी रिमेन्स देयर 8 ईयर्स। 80 बच्चे हैं वहां पर, और वहीं पे टॉर्चर होती है, 8 साल तक वहां पर रहती है। राइट, 8 साल स्टूडेंट रहती है, और उसके बाद 2 साल एक टीचर के रूप में। बिल्कुल रेचेड सा स्कूल है, और इस रेचेड स्कूल से उसको मुक्ति कब मिलती है? जब वो एक जगह पे गवर्नेंस की जॉब पा जाती है, और जहां गवर्नेंस की जॉब पाती है उस जगह का नाम है थॉर्नफील्ड हॉल। नाम देखिए, कांटों से भरा हाल है ये। वहां पर उसे गवर्नेंस की नौकरी मिल जाती, दिन अखबार में भेजती है और अप्लाई कर देती है। और यहाँ पर जो इसकी स्टूडेंट होती है, हर पीपल जो है वो है मिस एडिल वर्निस। 8 साल की होती है, 8 year old develops tender feelings for him and his attitude to her.
और मिस्टर रोचेस्टर जो है इसके केयर टेकर होते हैं। जेन धीरे धीरे रोचेस्टर को लव करना शुरू कर देती है। एक काइंडली पर्सन है रोचेस्टर विद टफ एक्सटीरियर, और जेन डेवलप्स टेंडर फीलिंग फॉर हिम एंड हिज एटीट्यूड टू हर, aloof and formal at first, gradually becomes friendly and familiar. एक दिन पता चलता है उसको कि जो उसकी आंट है, जो उसको बहुत ब्रूटली ट्रीट करती थी, उसको हार्ट अटैक आया है। उसको एक खबर मिलती है, और एक उसका जो दुष्ट बेटा था जॉन, उसने सुसाइड कर लिया होता है। तो जेन वापस आती है अपने आंट के घर, और वहां पर जब पहुंचती है तो आंट जो है 2 कन्फेशंस करती है। पहला कन्फेशन ये है कि जेन वॉज नॉट ब्रॉट अप एज हर ओन चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हर प्रॉमिस। उसने प्रॉमिस किया था जेन के पेरेंट्स से कि उसे अपने बच्चों की तरह पालेगी, वो उसने नहीं किया है। और दूसरा यह है कि शी हैड केप्ट टू हरसेल्फ a letter received 3 years before Jane's uncle at Madria saying he wanted to adopt his niece. वो उसको अपनी नीस के रूप में अडॉप्ट करना चाहते थे। एक लेटर आया था और उस लेटर को इसने छिपा लिया था। 1 महीने बाद वो फिर से थॉर्नफील्ड हॉल पर लौट आती है, और यहां पर देखती है कि मिस्टर रोचेस्टर जो है वो शादी करने वाले हैं मिस इनग्राम से। इनसे शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। प्रिपरेशंस आर अफूट फॉर मिस्टर रोचेस्टर्स मैरिज विद द फ्लैशिंग ब्यूटी मिस इनग्राम। और जेन को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। डिस्ट्रेस्ड एट द प्रोस्पेक्ट, जेन वहां से वापस चली जाती है। और जब रोचेस्टर उससे इंसिस्ट करता है वहां पे रुकने के लिए, क्या करती है वो, शी कैन नो लॉन्गर कंट्रोल हर फीलिंग्स एंड ब्रस्ट्स आउट। क्या कहती है, आई टेल यू आई मस्ट गो, डू यू थिंक आई कैन स्टे टू become nothing to you? Do you think I am an automation? Do you think that because I am poor and plain, I have no soul, no feelings? If God had gifted me with wealth and beauty, I would have made it as hard for you to have left me. It is my spirit that speaks to you now, as though equal at God's foot with yours. This plain speaking clinches the issue, and Rochester asks her to be his wife. Rochester कहता है चलो शादी कर लो मुझसे, मैं मिस इनग्राम से शादी नहीं करूंगा। जब शादी होने वाली होती है, the wedding is however broken up by the revelation। एक revelation होता है कि रोचेस्टर इज ऑलरेडी मैरिड, और जो उसकी वाइफ है वो अभी भी जिंदा है। रेकलेस इन एक्सपोजर, ही एडमिट्स, स्वीकार भी कर लेता है कि 15 साल पहले रोचेस्टर की शादी हो चुकी थी बार्था मैसन से। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बार्था मैसन से उसकी शादी हो चुकी थी। Who being mad is kept in his house under lock and key. Rochester justifies his bigamous plan, and though she is willing to accept his explanation, Jane cannot overcome her moral scruples and runs away from Thornfield Hall. भाग जाती है वहां से। She stand आज कहाँ पहुंचती है?
she finds refuge with the family of Mr. John Rivers. ये सिर्फ मिस्टर ही नहीं, सेंट भी। हाँ, through whom she comes to know that her uncle has left her heir to a fortune of 20,000 pound. पता चलता है कि 20,000 पाउंड उसके लिए उसके अंकल छोड़ के गए हैं। शी रिजेक्ट्स मिस्टर जॉन, उसको प्रपोज करते हैं शादी के लिए और वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। एंड कुछ दिनों के बाद फिर से लौट आती है रोचेस्टर के पास ही जहां से भाग करके गई है। अब रोचेस्टर की हाल क्या है कि ही इज स्टोन ब्लाइंड एंड क्रिपल्ड। The sad story of events during her absence is told her by the host of the inn. Mr. Rochester had set fire to the room next to hers and to Jane's room. When Rochester went to fetch his wife, she climbed to the battlements and leapt to her death on the pavement. He was crushed when the mansion collapsed and lost its sight and an arm. घर में मिसेस रोचेस्टर जो कि मार्था मैसन थी, इसने आग लगा दी है और इसको प्रोटेक्शन के लिए जब रोचेस्टर गया होता है तो पूरा घर जलकर गिर गया होता है और उसी में रोचेस्टर की एक जो है आंख चली जाती है, आंख की रोशनी चली जाती है और उसका एक हाथ भी चला जाता है। और इसके बावजूद भी जेन आयर उससे शादी कर लेती है। जेन मैरीज हिम और चेन डिक्लेयर भी करती है इस सेंटेंस को, इस बात को, और शुरू करती है क्या, रीडर आई मैरिड हिम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट जेन का होता है। और जब वो शादी कर लेती है, ही रिगेन्स द साइट इन वन आई 2 years after their marriage, शादी के 2 साल बाद आंख की रोशनी एक आंख में उसके लौट आती है एंड दे स्टार्ट लिविंग हैप्पीली। अंत में क्या होता है nobody knows and novel comes to an end here, यहीं पर कंक्लूड हो जाती है। ऑल राइट, ये उसके कैरेक्टर्स हैं। एडवर्ड फेयरफैक्स रोचेस्टर, ये भी बायरनिक हीरो। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, ये लोवुड स्कूल चलाते हैं। और जैसे डिकेंस की नॉवेल्स में आप देखते थे कि स्कूल्स में खाली पिटाई ही होती है और कुछ नहीं, ब्रूटल पनिशमेंट मिलता है, और वही काम मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट भी करते हैं। whose maltreatment of the pupils is evident as eventually exposed। एक टाइप के रिलीजियस ट्रेडिशनलिस्ट हैं। he advocates for his charge the most harsh, plain and disciplined possible lifestyle, but hypocritically not for himself and his own family। दूसरे के लिए तो अलग लाइफ है, अपने लिए दूसरी लाइफ है, और वो अपने तक रखते हैं मामला, राइट, कि उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, सारी स्ट्रिक्ट लाइफ जो है दूसरे की होनी चाहिए। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट इज द ट्रेजरर, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ द लोवुड स्कूल, राइट। और ये एक नावल है वाइड सरगासो सी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वाइड सरगासो सी इज प्रीक्वल। एक तो सीक्वल होता है और एक प्रीक्वल होता है, और ये वदरिंग हाइट्स की, सॉरी, जेन आयर की प्रीक्वल होती है। और बार्था मैसन के इम्प्रिजनमेंट के पहले की कहानी बताती है ये।
a post-colonial feminist prequel to Charlotte Bronte's Jane Eyre, describing the background to Mr. Rochester's marriage from the point of view of his wife, Anatony Cosway, a Creole heiress. Anatony Cosway is Rye's virgin, a Bronte's devilish mad woman in the attic. बार्था मैशन का दूसरा नाम यहां पर है एनाटनी कॉसवे, राइट। और ये नावल किसकी है? जीन राइज की। किसकी नावल है? जीन राइज की नावल है वाइट सरगासो सी, और ये प्रीक्वल है जेन आयर की। क्लियर? और जेन आयर के कैरेक्टर बार्था मैसन पर बेस्ड एक ये फेमिनिज्म पर बुक है जिसका नाम है द मैड वुमन इन द एटिक, राइट। द मैड वुमन इन द एटिक, द वुमन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन। ये पूरी बुक का नाम है। किसकी बुक है ये? ये बुक है सांद्रा गिलबर्ट एंड सुसन गुबर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांद्रा गिलबर्ट एंड सुसन गुबर की बुक है द मैड वुमन इन द एटिक, द वुमन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन, राइट। 19th सेंचुरी में ये नावेल लिखी गई थी जेन आयर, और उसी पर बेस्ड है। राइटर सांद्रा गिलबर्ट एंड सुसन गुबर ड्रा दियर टाइटल फ्रॉम शार्लोट ब्रॉन्टे जेन आयर, इन विच रोचेस्टर की वाइफ जो है बार्था मैशन is kept secretly locked in an attic apartment by her husband. The text specifically examines Jane Austen, Mary Shelley, Charlotte and Emily Bronte, George Eliot, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti and Emily Dickinson. These are the 19th century writers and poets, and the woman the woman writer and the 19th century literary imagination। सब टाइटल है द मैड वुमन इन एटिक की, और इसकी जो दो राइटर्स हैं सांद्रा गिलबर्ट एंड सुसन गुबर। ये सब फैक्ट्स है, फैक्ट्स 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 जो आपके पेपर में आते हैं। ऑल राइट, कोई कंफ्यूजन? जी चंचल, गुड इवनिंग। नो क्वेश्चन? सारे क्वेश्चंस नोट कर लिया है ना? चलिए, नोट कर लिया है तो क्वेश्चन पर आ जाओ, मिलाइए। Below are two sets of texts, one of which has inspired the other. Match the text with its inspiration. बताइए आंसर, तब आगे बढ़ूंगा।
डेरेक वॉलकॉट एक सेंट लूसिया के राइटर हैं और उनकी पोयम का नाम था ओमरेस। टोटल 7 बुक्स में 64 चैप्टर्स हैं इस बुक में। वाइड सरगासो सी जीन राइस की राइटर है, नावल है। जीन राइस कहां के थे? डोमिनिशियन ब्रिटिश ऑथर है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलियम गोल्डिंग की नावल है। एंड द ग्रेट इंडियन नावल ये शशि थरूर की। जेन आयर शार्लॉट ब्रांटे की। महाभारत व्यास की। ओडिसी होमर की। और लास्ट में कोरल आइलैंड भी एक नावल है। किसकी? स्कॉटिश राइटर है एक, R.M. बैलेंटाइन। राइट। आंसर अब बताइए, ये नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भावना ने आंसर किया है कि इसका आंसर सी है। सी का मतलब 3rd और 5 का मैच है, मतलब महाभारत और ग्रेट इंडियन नॉवेल का मैच है। महाभारत ग्रेट इंडियन नॉवेल से इंस्पायर्ड है कि ग्रेट इंडियन नॉवेल महाभारत से इंस्पायर्ड है? शाबाश। व्हाइट सरगासो सी किससे इंस्पायर्ड है? जेन आयर से। जीन राइस की नॉवेल है। राइट। मतलब 4th का मैच क्या होगा? 4th का मैच होगा 6। ओमरेस ओडिसी से इंस्पायर्ड है। कोरल आइलैंड से लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इंस्पायर्ड है। अब देख लीजिए कि क्या आंसर बना है। ऑल राइट, आंसर क्लियर हुआ? आंसर इसका सी है। 4th और 6th का मैच है। 4th पे जेन आयर और 6th पे व्हाइट सरगासो सी। 1st और 7 का मैच है कोरल आइलैंड। गड़बड़ हो गया तो 1st और 7। कोरल आइलैंड का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है और 2nd का 8 था। गलत कर दिया इन्होंने, ऑप्शन ये नहीं बनेगा। फर्स्ट का 8th है, शाबाश। कोरल आइलैंड का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। 2nd का 7th है, ओडिसी का ओमरेस। 3rd का 5th है, महाभारत का द ग्रेट इंडियन नॉवेल। और 4th का 6th है। आंसर इसका डी है। राइट जी सुरुचि। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर अवेलेबल ऑन DSSB वेबसाइट।
राइट। एंड मैं भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाऊंगा यहीं पर, टेंशन ना लीजिए। पहले एक बार कोर्स करिए और फिर हम पेपर्स करेंगे। यह क्वेश्चन डन है, लेट्स प्रोसीड। In which novel does the hero, driven by passion and revenge, add a new dimension of suffering, न्यू डायमेंशन टू द कंसेप्ट ऑफ सफरिंग? और जो न्यू डायमेंशन ऐड करने वाला हीरो है वो है वदरिंग हाइट्स का हीरो, और उसका नाम है हीथक्लिफ। इस क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चंस हैं। शार्लॉट ब्रांटी का जेन आयर, मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट स्कूल के टीचर हैं जो स्कूल रन करते हैं, और ही अक्यूजेज जेन ऑफ व्हेन ही विजिट्स लोवुड स्कूल ऑफ लाइंग। बताइए कहां का स्टेटमेंट है जी? सुरुचि, भावना, प्रियंबदा, चंचल, नीतू, अतुल कुमार, भावना, हाँ, साक्षी देशवाल। बताइए किस नॉवेल का स्टेटमेंट है ये? वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवमेंट्स ऑफ डायरेक्ट एड्रेस टू द रीडर आई मैरिड हिम अकर्स इन, कहां पे अकर करता है, कहां पे आता है? हेलो, हेलो। शाबाश, सबने आंसर दिया है। यस, भावना, प्रियंबदा, चंचल, नीतू। रीडर आई मैरिड हिम, दिस इज द डायरेक्ट एड्रेस। किसका डायरेक्ट एड्रेस है? ये डायरेक्ट एड्रेस है शार्लॉट ब्रांटी के जेन आयर का। और ये
जेन आयर का ही स्टेटमेंट है। वो जब लौट करके आती है अपने आंट के घर से और देखती है कि मिस्टर रोचेस्टर इज गोइंग टू मैरी मिस इनग्राम, तब उनको बोलती है, आई एम नॉट एन एंजल एंड आई विल नॉट बी वन टिल आई डाई, आई बी माई सेल्फ। मैं एंजल नहीं हूं और होंगी भी नहीं जब तक मैं मर नहीं जाती। जो मैं हूं वही मैं रहूंगी। जेन आयर का स्टेटमेंट है। राइट, सी आंसर है इसका। मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट एक ऐसे करेक्टर हैं हु यूजेस रिलीजन टू जस्टिफाई क्रुएलिटी। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। है नहीं कुछ खास, बस समझने की बात है। समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ के समझ लिया? चलिए, विच टू ऑफ द करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वदरिंग हाइट्स? फ्लैशबैक्स एंड टाइम शिफ्ट्स, ये तो होता ही है, लॉकवुड से शुरू होता है और फिर पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। और मैजिक और रिचुअल्स तो है ही है वहां पे, क्योंकि वो पूरी नावल ही गोथिक नावल है। और जो तीसरी सिस्टर है ब्रॉन्टे सिस्टर्स में, उसका नाम क्या है? एक्टन बेल। एनी ब्रॉन्टे का सूडोनिम था एक्टन बेल। और इसकी जो नावल थी द टेनेंट ऑफ वाइल्ड फेल हॉल, और इग्नेस ग्रे। These are the two novels by Annie Bronte, and like Charlotte Bronte's novels, they are personal records, but they are on a lower level of achieving, showing lack both of strength and experiences. राइट, बस ज्यादा और कुछ नहीं करना है। शार्लॉट ब्रांटे में एक और नावल का नाम आप याद रखिएगा, और जो एक और नावल का नाम आपको याद रखना है वो कौन सी है?
द प्रोफेसर, जो पास्टमसली पब्लिश हुई थी शार्लोट ब्रांटी की डेथ के बाद 1857 में। शार्लोट ब्रांटी की भी अपनी लिमिटेशंस थी। शी लैक्ड द इमेजिनेशन नेसेसरी फॉर ट्रांसमिटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस इनटू आर्ट। 38 ईयर्स की उम्र में शार्लोट ब्रांटी ने शादी की थी और अगले साल ही डेथ हो गई शार्लोट ब्रांटी की। एमिली ब्रांटी की इकलौती नावल है, और वो इकलौती नावल कौन सी है? वो है वुदरिंग हाइट्स। ऑल राइट, जॉर्ज एलियट करा दिया है कि नहीं बताइए? आई होप जॉर्ज एलियट हो गया है। बताइए फटाफट, हुआ है कि नहीं, फिर आगे बढ़े। जॉर्ज एलियट डन है, चलिए, वेरी नाइस। ये सब करा दिया है। हार्डी से पहले कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ और नॉवलिस्ट की, कुछ और नॉवेल्स की, और फिर हम हार्डी पर लौटते हैं। एक नॉवलिस्ट का नाम सुना होगा, विलियम मेकपीस ठाकरे। विलियम मेकपीस ठाकरे ठाकरे, बाल ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे टाइप का कुछ कुछ नाम लग रहा है ना। विलियम मेकपीस ठाकरे was the son of a collector in Bengal in the service of East India Company, और विलियम मेकपीस ठाकरे was born in कलकत्ता, जिसका अब नाम कोलकाता हो गया है। His father died when he was only 5 years old and his mother, अंग्रेजों में जैसा कि होता है, marrying again, he was sent home to the care of an aunt, और वहीं पर इन्होंने पढ़ाई की। attended school in London, private schools, he was sent to the famous Charterhouse School. From there he went to Trinity College, Cambridge, और बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब इनके नावल पर हम आते हैं, तो द वन वेरी इंपॉर्टेंट नावल जो है इनकी, उसका नाम है वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर, और इस वैनिटी फेयर की एक बहुत सिग्निफिकेंट सब टाइटल थी, अ नॉवेल विदाउट हीरो। अ नॉवेल विदाउट अ हीरो सब टाइटल थी इसकी। वैनिटी फेयर की, विलियम मेकपीस ठाकरे की नावल है वैनिटी फेयर, और वैनिटी फेयर भी
1848 में सीरियलाइज हुई थी और जब सीरियलाइज हो रही थी तब इसका नाम था पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। which reflects both its satirization of early 19th century British society and the many illustrations drawn by Thackeray to accompany the text। और जब नावल पब्लिश होती है एज अ नावल तो इसका नाम होता है वैनिटी फेयर, अ नावल विदाउट हीरो। और अ नावल विदाउट हीरो का मतलब है कि जो उस समय हीरोइज्म का पूरा प्रिंसिपल था, लिटरेरी हीरोइज्म का, उसको डिकंस्ट्रक्ट कर दिया था विलियम मेकपीस ठाकरे ने। और विलियम मेकपीस ठाकरे की इस नावल को डोमेस्टिक नावल भी कहा जाता है। ये सटायर है, सोशल क्रिटिसिज्म है, डिकंस्ट्रक्शन हीरोइज्म का तो है ही है। और सेटिंग है इसकी कहां पर, इसकी सेटिंग है इंग्लैंड में, लो कंट्रीज में, मद्रास में और राइनलैंड में। मद्रास का नाम अब चेन्नई हो गया है, तो यहां सब इसकी सेटिंग है। और जिस मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था, सीरियलाइज हुआ था, उस मैगजीन का नाम था पंच। क्लियर। और इसकी जो पूरी स्टोरी है वो एक पपेट प्ले की तरह है। पपेट प्ले क्या होता है नीतू? व्हाट इज अ पपेट प्ले? पपेटरी क्या होता है? पपेटरी इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर और परफॉर्मेंस that involves the manipulation of puppets, inanimate objects, often resembling some type of human or animal figure that are animated or manipulated by a human, जिसको puppeteer कहा जाता है। Such a performance is also known as a puppet production। और एक उसी टाइप की नावल थी वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर का नाम कहीं और भी सुन रखा है क्या आपने? जॉन बनियन की एक बहुत पॉपुलर बुक थी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का जो हीरो होता है क्रिश्चियन, वो प्रोग्रेस पर निकलता है फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सेलेस्टियल सिटी। और रास्ते में उसको एक जगह मिलती है जिसको वैनिटी फेयर कहा जाता है। वैनिटी फेयर उस बुक में क्या होता है कि स्टॉपेज होता है, refers to a stop along the pilgrim's route, a never ending fair held in a town, और उस टाउन का नाम है वैनिटी, which represents man's sinful attachment to worldly things। ठाकरे बनियन के नाम को मेंशन तो नहीं करते, but it seems that the title has been derived from there only। और नावल जो स्टोरी होती है, नावल में दो लड़कियां होती हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कंट्रास्ट, शार्पली कंट्रास्टेड करियर्स ऑफ टू गर्ल्स। एक का नाम है बेकी शार्प
और दूसरे का नाम होता है एमिलिया सिडली। बेकी जो है ऑर्फन होती है, एक पुअर आर्टिस्ट की डॉटर होती है, और एमिलिया एक रिच बिजनेसमैन की डॉटर होती है। बेकी बहुत क्लेवर है, विटी है, एम्बिशियस है और अनस्क्रूपलेस है, जबकि एमिलिया जेंटल है, इनोसेंट है और सिंपल माइंडेड है। दोनों एक एकेडमी में पढ़ती हैं और जिसका नाम है पिंकरटन्स एकेडमी। Pinkerton's Academy where both have been studying। दोनों वहां से जब पढ़ाई खत्म करती हैं तो एक दिन एमिलिया बेकी को इनवाइट करती है टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद हर बिफोर टेकिंग अप हर सिचुएशन एज गवर्नेस एट क्वींस क्राउली। बेकी शेड्स हर कैप एट द फैट जॉस सिडली, जो कि एमिलिया का भाई होता है और कलेक्टर होता है, एक्स कलेक्टर होता है, लेकिन नहीं कर पाती है। राइट, और उन्हीं की स्टोरी पूरी चलती रहती है। बहुत डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपका काम इतने से ही चल जाएगा। और विलियम मेकपीस ठाकरे के बाद एक मैडम और हैं जिन्होंने शार्लॉट ब्रांटे की बायोग्राफी लिखी थी, लाइफ ऑफ शार्लॉट ब्रांटे। किसने लिखा है? लाइफ ऑफ शार्लॉट ब्रांटे लिखा है मिसेस एलिजाबेथ क्लेहॉर्न गैस्केल, जिनको मिसेस गैस्केल कहा जाता है। शी रोट मोर देन हाफ अ डजन नॉवेल्स एंड द बायोग्राफी ऑफ शार्लॉट ब्रांटे। राइट, लाइफ ऑफ शार्लॉट ब्रांटे 1857, one of the masterpieces of English biography। राइट, बहुत सारी नॉवेल्स भी हैं इनकी, जैसे एक नॉवेल मैरी बर्टन, नॉर्थ एंड साउथ, वाइव्स एंड डॉटर्स। ये उनकी अनफिनिश्ड नॉवेल थी। और एक इनकी नॉवेल क्रैनफोर्ड। क्रैनफोर्ड इनकी बेस्ट लव्ड नॉवेल कही जाती है, अ माइनर क्लासिक ऑफ इंग्लिश फिक्शन, एंड it is an idyllic picture of a small village based on the author's childhood experience of life at Constford near Manchester। राइट, ये नॉवेल थी इनकी।
ऑल राइट। फिर नाम आता है एंथनी ट्रेलॉप। एक बहुत ही गरीब लिटरेरी फैमिली में जन्म होता है। बहुत मिजरेबल चाइल्डहुड होता है, मिजरेबल बॉयहुड होता है, अलग अलग जगह पर स्पेंड, और फिर अपॉइंटमेंट होता है क्लर्क के रूप में पोस्ट ऑफिस में, और धीरे धीरे प्रमोशन होकर के बहुत हाई पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। Though irregularly educated, he was ambitious and picked up a fairly good knowledge of English literature. His first experiments in novel writing, he published 3 based on his experience in Ireland, were utter failures. But his 2 years in Wiltshire were more fruitful. The Trollope appeared for the first time in The Warden, a scene from clerical life, inspired by Salisbury Cathedral. और उसके बाद एक पूरी सीरीज इनकी आती है जो आपको जानना है, बार्सेटशायर सीरीज जिसको कहते हैं। ये इंटरलिंक्ड नॉवेल्स की सीरीज होती है, और इसी की एक नॉवेल होती है बार्सेटशायर सीरीज की, जिसका नाम होता है बारचेस्टर टावर्स। इसी में नॉवेल होती है डॉक्टर थ्रोन, इसी में फैमिली पर्सनेज, इसी में द स्मॉल हाउस ऑफ एलिंगटन, और फिर द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बारसेट। और ये 6 नॉवेल की पूरी सीरीज होती है। द वार्डन, बारचेस्टर टावर्स, डॉक्टर थ्रोन, फैमिली पर्सनेज, द स्मॉल हाउस एट एलिंगटन, एंड द लास्ट क्रॉनिकल्स ऑफ बारसेट। ये सब आपको नहीं जानना है, आपको सिर्फ बारचेस्टर
टावर्स का नाम याद रखना है और फिर बार्कशायर सीरीज किसकी है ये याद रखना है। राइट, बार्कशायर सीरीज किसकी है? एंथनी ट्रेलॉप की। ऑल राइट, कल की क्लास में हम करेंगे किसको किसको? विलियम विल्की कॉलिंस, विलियम विल्की कॉलिंस के बाद जॉर्ज इलियट, जो मुझे लग रहा था हो गया है बट प्रेमबदा ने कहा नहीं सर छूट गया है, तो कल करेंगे इनको। और उसके बाद जॉर्ज मेरिडिथ, जॉर्ज मेरिडिथ के बाद थॉमस हार्डी, ये हमारे कल के राइटर्स होंगे, कल के नॉवलिस्ट होंगे। आज अब कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो बताइए, और नहीं तो वाइंड अप करें। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सजेशन? नो क्वेश्चन, चलिए नो क्वेश्चन तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर होपफुली।